हेलो एवरीवन, दिस इज रेणु जैन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम फिर एक नया वीडियो शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में बच्चों हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और द टॉपिक इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। ओके, सो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स बच्चों कवर किए। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट आइडियोलॉजी इमर्ज इन द यूरोप, बच्चों लिबरल्स एंड द कंजर्वेटिव्स, इनके बारे में पढ़ा। तो हमने ये देखा कि 1815 में आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन की जब डिफीट हुई इन यूरोप में, तो फिर से बच्चों जो द एरा ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने फिर से दे केम इनटू द पावर, वो फिर से पावर में आए, उन्होंने फिर से अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो बहुत सारे बच्चों ऐसे जो डायनेस्टीज थी, बहुत सारे ऐसे जो रूलर्स थे बच्चों जो बहुत पहले जिनका रूल था यूरोप में, फिर जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई बच्चों, धीरे धीरे उनकी पावर खत्म हो गई या कम हो गई। लेकिन जैसे ही बच्चों नेपोलियन हारा या नेपोलियन की डिफीट हुई, they got the chance to re establish the power, उन्होंने फिर से पावर इस्टेब्लिश करने का उन्हें चांस मिला और बहुत सारी डायनेस्टी थी, बहुत सारे मोनार्क ने फिर से पावर इस्टेब्लिश की। तो वो जो कुछ सालों तक ये कंजर्वेटिव एरा रहा यूरोप के अंदर, लेकिन 1830 के बाद बच्चों फिर से जो नेशनल, जो लिबरल नेशनलिस्ट थी, ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट यूजुअली बच्चों वो बेसिकली वो क्या थे, दे वर एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे बच्चों, जिसमें लाइक कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और स्मॉल बिजनेसमैन थे। ये वो लोग थे बच्चों जिन्होंने ये नेशनल लिबरलिज्म की फीलिंग बाकी लोगों के बीच में भी इमर्स की। तो ये बच्चों 1830 से 1848 तक बच्चों ये जो नेशनलिस्ट थे इन्होंने बहुत सारी बच्चों रिवोल्ट की। डिफरेंट कंट्री ऑफ द यूरोप दे फेस डिफरेंट रिवॉल्यूशन, अलग अलग जगहों पर बच्चों रिवॉल्यूशन हुई, जैसे फ्रांस में हुई, ठीक है, जर्मनी में हुई, इटली में हुई, टर्की में उसमें टर्की में हुई, ग्रीस में हुई, ठीक है, पोलैंड। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे बच्चों जहाँ पे रिवॉल्यूशन हुई। तो ये इसीलिए बच्चों इसको द एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है कि ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था, ये जो समय है 1830 से 1848 के बीच में, यहाँ सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशन हुई। ठीक है, तो हम बच्चों मेन पढ़ेंगे कौन कौन सी रिवॉल्यूशन इस एज में हुई। तो फर्स्ट देखिए, द फर्स्ट अपहील इन द फ्रांस। तो क्योंकि बच्चों फ्रांस सबको पता है बच्चों, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे रिवॉल्यूशन हुई, जहाँ पे नेशनल फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज हुई। तो बच्चों हमने ये देखा कि पहले बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, वहां पे देखा हमने कि बहुत सारे डायनेस्टिक रूल्स थे वहां पे। तो उसपे एक बच्चों 52 जो डायनेस्टी रूल था, तो उसको जैसे ही बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, उसको क्या हुआ, पावर से हटा दिया गया। तो बहुत सालों तक बच्चों उसको पावर से हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही ये नेपोलियन की डिफीट हुई, जैसे ही नेपोलियन हारा बच्चों, फिर से इसने अपनी पावर को रीस्टोर कर दिया, यानी कि फिर से अपना रूल इस्टेब्लिश किया इसने। ओके, तो ये 15 ईयर तक बच्चों इट वाज इन द पावर में रहा। लेकिन 1830 में फिर से बच्चों थ्रू द रिवॉल्यूशन इसको पावर से हटा दिया गया। ठीक है, और यहाँ क्या एक फिर नया कॉन्स्टिट्यूशनल रूल इस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यहाँ बनाई गई और फिर से यहाँ पे मोनार्की को खत्म किया गया। कहां पर, फ्रांस में। ओके, उसके बाद देखो सेकेंड क्या हुआ कि द जुलाई रिवॉल्यूशन इन द ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स मीन्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ओके, सो ये भी 1830 में बच्चों Belgium was before the 1813 Belgium was under the United Kingdom, or we can say the part of United Kingdom. But through the July Revolution in 1830
इसका बच्चों रिजल्ट क्या हुआ, इस जो रेवोल्यूशन का उसका रिजल्ट क्या था कि ब्रुसेल्स या बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम ब्रेक डाउन, अलग हो गया बच्चों, दो टुकड़ों में बढ़ गया और ये बेल्जियम अलग एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों थर्ड, इसके बाद हम देखेंगे द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी बच्चों बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट थी। इसमें द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1842 के बीच में बच्चों ये जो वॉर है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, क्योंकि बच्चों फ्रॉम द 15th सेंचुरी, ओके, 15th सेंचुरी से ग्रीस एक बच्चों यूरोपियन कंट्री, ये किसके अंडर में था बच्चों, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर वाज अ टर्किश एम्पायर, यानी एक मुस्लिम एम्पायर बच्चों, मुस्लिम डायनेस्टी इन यूरोप। और दैट टाइम दैट ऑटोमन एम्पायर था वो बहुत पावरफुल था। ठीक है, तो उसने ग्रीस को बच्चों अपने अंडर कंट्रोल में किया हुआ था। तो यहाँ पे बच्चों इन 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, द पीपल ऑफ ग्रीस, ठीक है, ग्रीस के लोगों ने बच्चों इन्होंने रिवोल्ट की ये ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, और खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए, एक नेशन बनाने के लिए इन्होंने रिवोल्ट शुरू की। ठीक है, और इसमें बच्चों इनको सपोर्ट मिला वो लोग, वो ग्रीस के लोग जो यूरोप के दूसरे कंट्री में रहते थे, ठीक है, जिनको एग्जाइल मिला हुआ था, देश से निकाल दिया गया था। ये दूसरे और लोग थे, इनको आउटसाइडर्स का भी, इनको एज वेल एज इनसाइडर्स का भी इनको सपोर्ट मिला बच्चों। एंड फाइनली चिल्ड्रन इन 1832 में बच्चों एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये साइन की गई बच्चों, और अंडर दिस ट्रीटी ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एक उसको रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि 1832 में ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और एक क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों और भी बहुत सारी रिवॉल्यूशन हुई, पोलैंड की रिवॉल्यूशन हुई, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, इटली हुआ, ये वो इवेंट है बच्चों, वो रिवॉल्यूशन है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, क्योंकि हम अभी और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा कि बच्चों कि 1830 से 1842 के बीच में सो मैनी रिवोल्ट्स अकर इन द यूरोप, बहुत सारी रिवोल्ट्स हुई, बहुत सारे बच्चों जो नेशन थे वो बहुत सारे जो स्टेट थे बच्चों इंडिपेंडेंट हुए, नेशन स्टेट बने। तो अब ना क्वेश्चन इज दैट बच्चों कि जो केवल नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, या जो लिबरल नेशनलिज्म थे बच्चों, उन्होंने जो अचीव किया, तो वो क्या सिर्फ वॉर या फिर रेवोल्यूशन या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन से हुआ? नहीं। ठीक है, वॉर बच्चों, वॉर, रिवोल्यूशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ साथ बच्चों बहुत सारे लाइक रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग या नेशनलिज्म सेंटिमेंट को क्रिएट करने के लिए रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि बच्चों किसी भी कंट्री में बच्चों अगर हम रिकॉल करें, देखो जैसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे तो बहुत सारे पोएट्स थे बच्चों, राइटर्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे, स्टोरीज लिखी, प्ले लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया जाए, अंडरस्टैंड, अवेयर करा जाए अपनी ग्लोरियस पास्ट से कि हम क्या थे और अब हम किस तरह से हम लोग क्या है स्लेव हो गए, अंडर कंट्रोल हो गए। तो उसी तरह से बच्चों जब यूरोप के अंदर ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था बच्चों, नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया जा रहा था, एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ के लोगों के बीच में इमर्ज हुआ। तो बहुत सारे लोग बच्चों लाइक पोएट्स थे, उसमें राइटर्स थे, उसमें म्यूजिशियंस थे, आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लाइक की दे स्टार्टेड टू ग्लोरीफाई देयर कल्चर, देयर पास्ट। उन्होंने अपने कल्चर को, अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया।
ठीक है, और मैक्सिमम जिससे कि लोगों के आगे ले जाना शुरू कर दिया, जिससे कि लोग उसको समझे, ठीक है, और अपने देश को उसका जो हमारा कल्चर है उसके इम्पोर्टेंस को समझे। तो इसमें बच्चों लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज भी हमारे कल्चर का पार्ट है। तो लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो कैसे बच्चों रोल प्ले किया, क्योंकि जितने भी बच्चों जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, दे यूज द वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। ओके, उन्होंने क्या किया बच्चों, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यूज किया। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज मतलब साधारण बोलचाल की भाषा, ठीक है। उन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा परिष्कृत या बहुत ही ज्यादा ऐसे इंग्लिश या कोई और ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की। उन्होंने वो लैंग्वेज यूज की जो ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते थे और समझते थे, ठीक है। क्यों बच्चों, क्योंकि दैट टाइम जो लोग थे बच्चों, ज्यादातर लोग क्या थे, इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे। तो वो क्या था कि जैसे उनकी लैंग्वेज में अगर उनको बताया जाए, अपने पास्ट को ग्लोरीफाई किया जाए, तो क्या होगा, अपने देश के बारे में बताया जाएगा, तो उनका जो मैसेज है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आएगा और वो उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों, लाइक व्हेन रशिया कॉन्क्वर्ड द पोलैंड, जब रशिया ने पोलैंड को बच्चों के ऊपर आक्रमण किया, उसको हराया, उसके ऊपर अपना अधिकार किया, तो रशिया बच्चों दे इम्पोज द रशियन लैंग्वेज ऑन द पीपुल ऑफ पोलैंड, क्योंकि वो लोग पोलैंड के लोग थे, पॉलिश बोलते थे। उनकी स्कूल्स में भी बच्चों पॉलिश लैंग्वेज से ही पढ़ाई होती थी। तो उन्होंने क्या किया, दे क्या किया उन्होंने, जो पॉलिश लैंग्वेज हो उनको उसको बैन किया, एंड दे इम्पोज द रशियन लैंग्वेज, ठीक है। स्कूल से पॉलिश लैंग्वेज को हटाया गया, रशियन लैंग्वेज को उन्होंने बच्चों इम्पोज किया। और इससे मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा रशियन लैंग्वेज में वर्क किया जाए, स्कूल में बच्चों को रशियन लैंग्वेज पढ़ाया जाए। सो द रिजल्ट वाज दैट कि पीपल ऑफ द पोलैंड दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट द रशियन लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया, रशियन लैंग्वेज को बच्चों प्रोटेस्ट करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। और जो जितने भी बच्चों प्रीस्ट होते थे, जितने भी बिशप्स होते थे, जितने वो जो भी रिलीजियस वर्क करते थे, या चर्च के अंदर जो भी बच्चों स्पीच देते थे, वो किससे देते थे, पोलिश लैंग्वेज से बोलते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज का विरोध करना चाहते थे। ओके, तो द रिजल्ट क्या हुआ इसका, द रिजल्ट वाज दैट कि मैनी ऑफ द पोलिश जो प्रीस्ट थे, बिशप थे, दे वर पनिश्ड बाय द रशियन अथॉरिटी। उनको क्या किया, रशियन अथॉरिटी ने पनिश किया। क्यों किया, बिकॉज दे रिफ्यूज टू यूज द रशियन लैंग्वेज। अंडरस्टैंड। तो इस वजह से बच्चों आपने देखा कि बिसाइड द वॉर, बिसाइड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन और बिसाइड द रेवोल्यूशन, ठीक है, कल्चर, आर्ट, ये इन्होंने भी बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। ये वो सारी चीजें थी बच्चों जिन्होंने एक नेशनल सेंटिमेंट लोगों के बीच में क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो बच्चों अब क्योंकि ये जो समय था बच्चों, ठीक है, रेवोल्यूशन का समय था, डिफरेंट पार्ट में, यूरोप के डिफरेंट पार्ट में रेवोल्यूशन बच्चों चल रही थी। तो इसके साथ ही बच्चों ये इस समय बच्चों द पीपल ऑफ द यूरोप दे स्टार्टेड टू फेस द इकोनॉमिक क्राइसिस आल्सो, ठीक है। ये एक बच्चों डिफरेंट हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट का समय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, यानी 1830 तक द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज वेरी लेस, कम पॉपुलेशन थी। लेकिन 1830 के बाद, यानी 1830 के बाद बच्चों द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इंक्रीज वेरी इनॉर्मसली, मतलब बहुत तेजी से बढ़ी बच्चों। हर देश में इतनी पॉपुलेशन हो गई कि द सिटीज वाज ओवर क्राउडेड, ठीक है। अब बच्चों जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली दे नीड फूड, दे नीड लाइक हाउसेज एंड अदर फैसिलिटीज, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया,
क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों पॉपुलेशन बढ़ रही थी गवर्नमेंट के पास उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं था। सो व्हाट हैपेंड कि पीपल फ्रॉम कंट्री साइड, विलेज से, कंट्री साइड मतलब विलेज, वहां से लोगों ने दे स्टार्टेड टू माइग्रेट टू द सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, काम की तलाश में उन्होंने शहर की तरफ बच्चों जाना शुरू किया। एंड द रिजल्ट द सिटीज वाज ओवर क्राउडेड। ठीक है, और द डिमांड ऑफ ऑल द कमोडिटीज इंक्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो हर सामान की बच्चों डिमांड बढ़ गई, फूड की डिमांड बढ़ गई, ओके, हाउसेस की, एम्प्लॉयमेंट की, सबकी डिमांड बढ़ गई। एंड चिल्ड्रन, when the demand increase, the demand is more and the supply is less, क्योंकि सप्लाई कम थी डिमांड बढ़ गई। the result was the price of all the commodities go went very high। ठीक है, क्योंकि ये होता है बच्चों, ठीक है, ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है कि जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो क्या होगा, जो भी कमोडिटी है उसके रेट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो तो क्या होगा, रेट कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ क्या था, डिमांड ज्यादा थी सप्लाई कम थी, इसलिए बच्चों हर चीज के क्या हुआ, बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए। ठीक है, प्रोडक्शन कम था। एंड कंपैरेटिवली बच्चों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी, इंडस्ट्रीज भी बच्चों सबसे ज्यादा कहाँ थी, इंग्लैंड में थी, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वही हुआ था। तो द मार्केट, अब क्योंकि कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पाया बच्चों तो मार्केट वॉज फुल, किससे हो गई, जो मशीन मेड गुड्स थे वो आने लगी बच्चों सिटी के अंदर। तो रिजल्ट वॉज दैट कि बच्चों की जो लाइक की जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे बच्चों, उनकी जो आइटम्स थे उनके रेट भी डाउन होने लगे। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से बच्चों एक हंगर, हार्डशिप, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये बहुत सारे बच्चों डिस्टर्बेंस थे जो यूरोप में इस समय हुए बच्चों। तो ये वो समय था बच्चों जब सबसे ज्यादा चेंजेस, सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप द पीपल ऑफ द यूरोप फेस। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देखा कि 1830 से 1848 तक, ठीक है, क्यों इसको द एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइक ये रिवोल्ट हुई इस एज में, बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय पर रिवोल्ट हुई। ठीक है, पॉलिटिक्स, जो रूलर्स चेंज हुए, डिफरेंट लाइक कंजर्वेटिव से लिबरल नेशनलिज्म का रूल इस्टेब्लिश हुआ। और दूसरा पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बच्चों द पीपल फेस many economic hardships। okay, so the result was कि ये वो समय, इसलिए बच्चों इसको द एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल दैट बच्चों कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम द बुक, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज don't forget to like and subscribe my video. Okay, till that, bye, thank you.